करें। बेसिकली आज पहला एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था एनालिसिस की ऑर्डर भी बताया था कि क्रॉस सेक्शन स्टडी में या क्वांटिटेटिव स्टडी में कैसे होता है। सबसे पहला जो ऑर्डर है वो सबसे पहला ऑर्डर होता है अल्फा क्रॉनबेक। ये क्रॉनबेक अल्फा रिलायबिलिटी है, ठीक है। इसे क्रॉनबेक अल्फा कोफिशिएंट भी कहते हैं, रिलायबिलिटी भी कहते हैं, जो मर्जी आप लोग कर लें, ठीक है। सबसे पहला ये एनालिसिस है। इसके बाद है कोरिलेशन, मैंने बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में बताया था। फिर उसके बाद क्या है रिग्रेशन। हम ये नहीं करेंगे, कोरिलेशन के बाद टी टेस्ट करेंगे, हायरार्की पे आ जाएंगे कि एक कोरिलेशन के बाद टी टेस्ट, अनोवा, मल्टीवेरिएट, ठीक है, अनकोवा एंड मनोवा, ठीक है, उस पर चले जाएंगे। फिर उसके बाद रिग्रेशन पे आएंगे दोबारा मेडिटेशन मॉडरेशन करने के लिए। क्लियर। तो आज ये पहला एनालिसिस करते हैं। आज रिलायबिलिटी की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। स्केल डेवलपमेंट में जाए तो रिलायबिलिटी की डिफरेंट 4 टाइप्स हैं। जब स्केल डेवलप करना हो फर्स्ट टाइम, उसे रिटर्न एनालिसिस, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा टेस्ट रिलायबिलिटी, इंटरनेटिव रिलायबिलिटी, इंटर रिलायबिलिटी, पैरेलल ग्रुप, है ना, डिफरेंट नाम्स के साथ। यहाँ हमने ये नहीं करनी। जब आप पहली बार स्केल डेवलप करते हैं तो चारों रिलायबिलिटी में से कोई मिनिमम या मैक्सिमम एविडेंस देते हैं, यानी चारों रिलायबिलिटी भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, 1-2 भी कर सकते हैं। क्लियर। तो आपने ये काम यहाँ नहीं करना। जब इस तरह की सर्च कर रहे हो तो आपने अपने जो स्केल यूज़ किए हैं उनकी रिलायबिलिटी देनी है। क्लियर। जो भी आप लोग अपने असाइनमेंट में या अपने रिसर्च में स्केल यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह आप लोग 30 स्केल यूज़ करते हैं, अभी 30,000 भी यूज़ कर सकते हैं, तो उनकी रिलायबिलिटी देनी है आप लोगों ने। क्लियर। हाँ देखिए, जैसे रिलायबिलिटी की रेंज होती है बेसिकली 0 से आइडियल 1 होती है, 0 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 वट एवर यहाँ तक होती है 1 तक। कुछ लोग कहते हैं 0.5 से हमेशा रिलायबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कौन जैसे लोग, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं 0.6 से ज़्यादा होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 0.7 से। यानी ये तीनों पॉइंट हैं, कुछ लोग इनको कंसिडर करते हैं फेयर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की टाइप्स हैं। फेयर मीन से गुजारा, ठीक है। आप जो स्केल यूज़ कर रहे हैं उसमें जो रिलायबिलिटी आपके स्केल की इन तीनों में से आए तो क्या होता है, गुजारा, फेयर रिलायबिलिटी, है ना। इससे ऊपर आए 0.8 के दरमियान आए, 0.7 और 8 के दरमियान आए, तो इसका मतलब क्या है, मॉडरेट, ठीक है। 0.7 and 8 हाँ, दरमियान में आए तो ये भी लोगों के दरमियान, डिफरेंट लोगों के दरमियान डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोई लोग कहते हैं 6 और 8 के दरमियान है, कुछ लोग 7 के दरमियान है। फिर 0.8 से ज़्यादा हो जाए, 1 और 8 के दरमियान, ना कभी 1 से ज़्यादा जा सकती है रिलायबिलिटी, ना कभी माइनस आ सकती है रिलायबिलिटी। आती है, अगर आ जाए तो इसका मतलब 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि सब लोगों के रिस्पॉन्स में कंसिस्टेंसी थी। ऐसा पॉसिबल बिहेवियर स्टेबल, हर इंसान का बिहेवियर डिफरेंट, अगर ऐसा हो जाए तो आइडियल कंडीशन में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रिलायबिलिटी 1 के करीब चली जाए, 0.9 से ऊपर चली जाए 8 से लेके, तो इसका मतलब होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी है, हाई रिलायबिलिटी है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं 0.95 या 0.9 से ऊपर 0.95, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। आइडियल है ना, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब 2 नंबर काम किया होगा, ऐसा आ भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सैंपल के ऊपर, ठीक है। बट इसको प्रॉब्लमेटिक गिना जाता है। 0.95 से अगर ऊपर चल जाए रिलायबिलिटी, इसका मतलब होता है प्रॉब्लमेटिक है, एक जैसे लोगों के रिस्पॉन्स है, ठीक है। 0.9 हो तो फिर भी गुजारा है, और अगर 0.13 के दरमियान नीचे आ जाए तो इसका मतलब होगा आपका स्केल कंसिस्टेंट। फिर इसको चेक करने के लिए हम डिफरेंट वे यूज़ करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। टेस्ट रिलायबिलिटी पढ़ा था आप लोगों ने ना, कंसिस्टेंसी, वो डिफरेंट वे है, वो स्केल डेवलपमेंट की है। तो यहाँ हम लोगों ने रिलायबिलिटी अल्फा क्रॉनबेक रिलायबिलिटी देखनी है, यहाँ रिलायबिलिटी है। क्लियर, सिंपल। आपके पास ये देखिए अल्फा क्रॉनबेक रिलायबिलिटी निकाल के एनालिसिस में जाना है, एनालिसिस में जाके एनालाइज। अब आपका सारा काम किसके ऊपर है, जब आपने कंप्यूट कर लिया वेरिएबल को, मिसिंग डील कर ली, सब कुछ डील कर दिया, फिर आपका कौन सा ऑप्शन होता है, एक ही ऑप्शन है एनालाइज। इस ऑप्शन के अंदर सारी 1 क्लिक गेम है। पहला क्लिक क्या है, स्केल, स्केल के अंदर रिलायबिलिटी देखें, ये रिलायबिलिटी का ऑप्शन है। एनालाइज में जाएं, स्केल में जाएं, डिफरेंट रिलायबिलिटी की टाइप है, आपने कौन सा ऑप्शन यूज करना है, रिलायबिलिटी एनालिसिस।
बेटा क्लिक करो रिलायबिलिटी एनालिसिस को। तो रिलायबिलिटी एनालिसिस अब इसमें करना ये होता है, ये जो रिलायबिलिटी है स्केल्स की रिलायबिलिटी होती है। जैसा कि ये मेरा पहला स्केल है वर्टाइगो का V1, एक स्केल है मेरा पूरे का पूरा। आप लोगों ने क्या करना होता है, फाइव आइटम है स्केल, पहले स्केल के ये, लेकिन 25 आइटम को मैंने क्लिक किया, शिफ्ट के बटन के बाद और प्रेस किया, इस सर्कल में ऐड कर दिया। ऐसा ही है, इस सर्कल में जब मैंने ऐड कर दिया ये पूरा स्केल है। क्लियर। इसी तरह पहले आपने इसी स्केल के 3 सब स्केल भी हैं, ठीक है। आपने पहले होल की लेनी है पूरे स्केल की रिलायबिलिटी, फिर जो सब स्केल है उनके जो आइटम है पहले 5 उनको ऐड करेंगे तो सब स्केल 1 की, फिर अगले 5 आइटम से 10 तक करेंगे सब स्केल 2 की। हर एक की रिलायबिलिटी सब स्केल की सेपरेट निकलती है और होल की सेपरेट निकलती है। सम टाइम हमें होल की रिलायबिलिटी नहीं चाहिए होती, सब स्केल्स की चाहिए होती है। जैसे बिग 5 है इन्वेंट्री, उसका होल मीनिंगफुल नहीं है। क्यों मीनिंगफुल नहीं है? क्योंकि उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी पर्सनालिटी की वो डिफरेंट है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, उसका टोटल बन ही नहीं सकता, ठीक है। सम टाइम कुछ स्केल्स का टोटल होता है, सम टाइम नहीं होता, उनके सब स्केल यूटिलाइज करने पड़ते हैं। तो सम टाइम हमें होल भी चाहिए होता है, सम टाइम हमें उसका सब स्केल भी चाहिए होती है। इट्स अप टू यू कि आपकी सर्च का एम क्या है। क्लियर। तो याद रखिएगा, इसे क्लिक करो बेटा, ओके का बटन दबाओ। ओके का बटन यहाँ से जब प्रेस करेंगे ये देखिए सामने ऑल स्केल वेरिएबल्स आ गए हैं, केस प्रोसेसिंग असम्बली है, और इसको आप देखेंगे कितने का सैंपल था, 202 का सैंपल था। 202 लोग थे मेरी स्टडी के अंदर, कितने वैलिड है 202 कहीं पर रन हुआ है, कोई मिसिंग नहीं थी। अगर मिसिंग होगी तो यहाँ यानी यहाँ कम आ जाएंगे, आपने जो पुट किया होगा। मिसिंग केसेस को ये डील नहीं करता ना, मैंने बताया था। फिर इसके बाद देखें रिलायबिलिटी, क्रॉनबेक अल्फा रिलायबिलिटी कितनी है 0.97। इसका जो सैंपल है ये मेडिकल का स्केल है, ठीक है, वर्टाइगो का स्केल है जिसमें चक्कर आना, ठीक है। तो वो जो चक्कर आते हैं उनके जो सिम्टम्स होते हैं चक्करों के वो सबके इंसानों के सेम होते हैं। ऐसा ही है ना, एंग्जाइटी का लेवल हर एक में डिफरेंट हो सकता है, बट मेडिकल की कंडीशन क्या होती है, सेम हो सकती है। तो जब सेम हो सकती है, पेशेंट कौन से हैं, ये सारे वर्टाइगो के पेशेंट है ना, तो इनकी कंसिस्टेंसी आ सकती है ना, इसलिए इसकी 0.95 से ज़्यादा आई है तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है ना। तो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चनेबल हो सकता है। अगर यही स्केल में एंग्जाइटी का लगाऊँ, आप सबसे पहले हर एक इंसान में एंग्जाइटी का लेवल डिफरेंट होगा, बट अगर आप वर्टाइगो के पेशेंट हैं, चक्कर आते हैं सबको, ठीक है, ब्रेन का एक एरिया डैमेज हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो आपके जो सिम्टम्स होंगे डेफिनेटली कंसिस्टेंट होंगे, सबके एक होंगे ना, तो उनमें वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वेरिएशन बट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए ये सारे के सारे पेशेंट जो हैं उनकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा आई हुई है। तो याद है कि फार्मूला बताने लगा हूँ आपको, रिलायबिलिटी किस पे रिलाई करती है। ये रिलायबिलिटी आ गई, क्लियर 0.9 है। अब इसके सब स्केल की भी इसी तरह करेंगे। एक मैं रूल बताने लगा हूँ, सैंपल के ज़्यादा होने से क्या होता है, रिलायबिलिटी हाई होती है। याद रखिएगा, जितनी स्टडी में ज़्यादा लोग होंगे, 500 1000, जितना सैंपल ज़्यादा होगा उतनी रिलायबिलिटी हाई होगी। सैंपल के ज़्यादा होने से रिलायबिलिटी हाई, सैंपल के लो होने से इनका आपस में क्या रिलेशनशिप बना, पॉजिटिव रिलेशनशिप। याद रखिएगा, पॉजिटिव कहना है इसको ना। तो अच्छा, एक और इसमें आइटम के ज़्यादा होने से रिलायबिलिटी, जितने ज़्यादा आइटम होंगे उतनी रिलायबिलिटी, जितने आइटम कम होंगे रिलायबिलिटी कम होगी। ऐसा ही है ना, याद रखिएगा। क्लियर। इन दोनों का भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो स्टडी में आइटम भी ज़्यादा होने चाहिए और सैंपल भी ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे ही है ना। तीसरा रूल, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम एरर कहते हैं, ये स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। अगर आपकी स्टडी में एरर ज़्यादा होगा तो रिलायबिलिटी क्या होगी, रिलायबिलिटी में स्टैंडर्ड एरर कैसे आता है, होमोजेनिटी। एक होती है होमोजेनिटी, एक होती है हेटेरोस्केसिटी। होमोजेनिटी ये होती है कि लोग रिस्पॉन्स एक जैसे होने चाहिए। आप सारे
BS के स्टूडेंट है ना, BS 5 के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का माइंड हम कंसिडर कर रहे हैं एक जैसा पढ़ाई में, ऐसा ही है ना। आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी, थोड़ा सा फ़र्क होगा एज वाइज, बट आपके रिस्पॉन्स क्या आने चाहिए, सिमिलर आने चाहिए, ऐसा ही है ना। बहुत बड़ी वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। अगर वेरिएशन बहुत बड़ी हो तो हेट्रोजेनिटी होती है, उसका मतलब क्या होता है, लोग डिसिमिलर है ना। अगर रिस्पॉन्स सिमिलर हो, एक जैसे हो, तो उसे कहते हैं होमोजेनिटी। होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी। होमोजेनिटी क्या है, जब रिस्पॉन्स एक जैसे होंगे, होमोजेनिटी होगी। हेट्रोजेनिटी क्या होगी, हेट्रोसेसिटी कहते हैं डिफरेंट रिस्पॉन्सेज। अगर होमोजेनिटी होगी तो स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, कम होगा ना। होमोजेनिटी एक जैसे लोग तभी आते हैं जब एरर कंट्रोल होता है, ठीक है। रिस्पॉन्स एरर कंट्रोल होगा तो क्या होगा, एरर कम होगा तो क्या होगा, रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। एरर के कम होने से रिवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान, और स्टैंडर्ड एरर के ज़्यादा होने से रिलायबिलिटी लो होगी। याद रखें इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, रिवर्स। तो अगर आपकी रिलायबिलिटी डाउन हो जाए तो इसका बेसिकली रिलायबिलिटी डाउन होने के डिफरेंट वेज हैं। सिचुएशन पॉइंट और सिचुएशन होती है, मैच्योरेशन होती है, एज होता है, वो बेसिकली डिफरेंट पॉइंट्स आप पढ़ेंगे थ्रेड ऑफ द रिलायबिलिटी आगे जाके ना, कि किस वजह से होती है। तो मैंने आपको स्टैट्स की ज़ुबान में सिंपल वे में कहा अगर रिलायबिलिटी डाउन हो जाए तो समथिंग रॉन्ग विद दिस। ये 3 एग्जाम्पशंस हैं, आप इनको जोड़ के देखते हैं एग्जाम्पशंस को। रैंडम एरर या सिस्टमैटिक एरर अगर आपकी स्टडी में हो, जो मैंने क्लास में बताया था, रैंडम एरर वो होता है जो इन्वायरमेंट की वजह से आए, और सिस्टमैटिक एरर किससे रिलेटेड होता है, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट गलत लगा लिया, ये एरर है, ये एरर किसको अफेक्ट करेगा, लोगों को, ऐसा ही होगा ना। सैंपल को, आइटम्स को, आइटम में प्रॉब्लम होगा तब भी स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा होगा, सैंपल में प्रॉब्लम होगा तो तब भी स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा होगा, ऐसे ही है ना। स्टैंडर्ड एरर के ज़्यादा होने से क्या होता है, रिलायबिलिटी कम होती है, स्टैंडर्ड एरर के कम होने से रिलायबिलिटी, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है, इसका इसके साथ देखिए रिलेशनशिप। अब कॉम्बिनेशन में देखते हैं रिलेशनशिप्स को। आइटम ज़्यादा होंगे तो याद रखिएगा, आइटम कुछ लोग कहते हैं कम स्केल यूज़ करें, छोटा 5 आइटम का 10 आइटम्स का। आइटम के कम होने से रिलायबिलिटी खुद ब खुद डैमेज हो जाती है। उसकी वजह पता क्या है, उसकी वजह ये है आइटम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ, सैंपल के साथ है, ठीक है। ये कैसे रिलेशनशिप है सैंपल के साथ, याद रखिएगा जो सैंपल हम चूज करते हैं क्रॉस सेक्शन स्टडी में कितना होना चाहिए, मिनिमम सैंपल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। आइटम का सैंपल के साथ लिंक है, सैंपल का लिंक किसके साथ है, रिलायबिलिटी के साथ। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, हमेशा एमसीक्यूज पे आ जाती है। आपकी स्टडी में आइटम के ऊपर सैंपल रिलाई करता है, किसके ऊपर, जितने ज़्यादा आइटम उतना ज़्यादा सैंपल चाहिए होगा, जितने कम आइटम उतना कम सैंपल चाहिए होगा। अब एक रूल है, मिनिमम सैंपल एंड आपकी स्टडी में कितना मिनिमम सैंपल होना चाहिए जिससे रिलायबिलिटी इफेक्ट ना हो, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। याद रखिएगा हमेशा बड़े स्केल यूज़ करें और लेटेस्ट स्केल यूज़ करें जिनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी स्टैब्लिश हो, स्टैंडर्डाइज हो। ये रूल्स आपको बता रहा हूँ पाकिस्तानी कल्चर के ऊपर, ठीक है। मिनिमम सैंपल, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 आइटम यानी कि सबसे बड़ा अगर 3 स्केल आप यूज़ कर रहे हैं, एक स्केल आपका है 10 आइटम्स का, एक 20 आइटम का, एक 30 आइटम्स का। अब आपने सैंपल कैसे चूज करना, ये डिपेंड करता है आपके स्केल्स के ऊपर, आइटम्स के ऊपर, ऐसे ही है ना। तो सबसे बड़ा स्केल है कौन सा है, 30 आइटम्स का। अब मिनिमम रिलायबिलिटी कितनी चाहिए, मिनिमम सैंपल कितना चाहिए आपकी स्टडी के अंदर जो रिलायबिलिटी जिससे इफेक्ट ना हो। तो याद रखिएगा फार्मूला है, सोशल साइंसेज में डिफरेंट फार्मूले हैं इसके, तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। मिनिमम सैंपल, अगर आपका सैंपल इतना यूनिक हो, जैसे शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, कितने मिलेंगे पूरे पाकिस्तान में ओपीडी में। यहाँ तो पाकिस्तान में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेशेंट कोई रखता ही नहीं है, ओपीडी बना ही नहीं हुआ। आई मीन टू से ओपीडी पेशेंट को एडमिट करना, एमएच में है, चंद एक हॉस्पिटल में है, ऐसा ही है ना। या तो पैसे वाले हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ एडमिट वार्ड होंगे, वहाँ भी कितने होंगे
10-20 जो पैसे पे कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। तो मैक्सिमम लगा में पाकिस्तान में 100 या 200 मिलेंगे, यानी बंदे पूरे पाकिस्तान में से 100 या, ये सैंपल बहुत डिफिकल्ट है। एक सैंपल है स्टूडेंट का, स्टूडेंट तो हर जगह मिल जाएंगे आपको, कैरियर यूनिवर्सिटी भी है, हर यूनिवर्सिटी प्राइवेट भी है, ऐसा ही है ना। ये सैंपल इजी है, तो याद रखिएगा यहाँ आइटम डिपेंड करता है सैंपल के ऊपर। सैंपल डिफिकल्ट है, सैंपल इजी है, क्लियर। अब ये 30 आइटम का स्केल है। मिनिमम सैंपल कितना चाहिए अगर सैंपल बहुत मुश्किल है? मिनिमम नीड टू से डिफिकल्ट सैंपल के लिए, बहुत डिफिकल्ट शेज़ोफ्रेनिक के पेशेंट दे रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट सैंपल है, उसमें मिनिमम कितना सैंपल चाहिए आप लोग? कितना चाहिए? आइटम मल्टीप्लाई 3, आइटम को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, इतना सैंपल मिनिमम आपकी स्टडी में होना चाहिए, मिनिमम गुजारा, ठीक है। कितना होना चाहिए? आइटम कितने हैं? 30 है, मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, जो मर्जी हो जाए आपकी स्टडी में, आपको मिनिमम सैंपल कितना चाहिए? 90 चाहिए, याद रखिएगा। मिनिमम है, मैक्सिमम तो आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, क्लियर। डिफिकल्ट सैंपल के ऊपर भी ये याद रखिएगा, लायबिलिटी से इफेक्ट नहीं होगी। और मैक्सिमम सैंपल कौन सा सैंपल? जब इजी हो, क्या हो? इजी सैंपल हो आपका, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सैंपल लेना है। कितना मैक्सिमम लेंगे? आइटम कितने? 30 मल्टीप्लाई बाय, इसमें भी मिनिमम होता है और इसमें भी होता है। इस सैंपल में, डिफिकल्ट सैंपल में मिनिमम भी होता है एंड मैक्सिमम पॉइंट भी होता है। मिनिमम पॉइंट क्या है? 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, और मैक्सिमम पॉइंट क्या है? 10 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दे। 10 के ऊपर मल्टीप्लाई कर, कितना चाहिए होगा? ये 300, ठीक है। उससे ज़्यादा आप जितना मर्जी ले लें, जितना ज़्यादा लेते जाएंगे उतनी स्टडी आपकी, उसमें स्टैंडर्ड एरर कम होगा। अब देखिए, डिफिकल्ट सैंपल का मिनिमम पॉइंट भी दे दिया, मैक्सिमम भी दे दिया। अब इजी सैंपल का देखते हैं, मिनिमम पॉइंट एंड सैंपल। आइटम 30 ही है, सैंपल आपका इजी है, तो उसका मिनिमम पॉइंट क्या होगा? उसको 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करना आप लोगों ने। मिनिमम के लिए कितना बना? 150। 150 आपको इजी सैंपल के ऊपर मिनिमम सैंपल चाहिए, ऐसा ही है ना। और मैक्सिमम 10 के ऊपर अप्लाई करें तो कितना बनता है? वो भी 300। मैक्सिमम तो आप 10 कर सकते हैं, 20 का, वट एवर 20 कर सकते हैं। जितना ज़्यादा सैंपल होगा उतना बेस्ट होगा। इजी सैंपल है ना, तो दोनों में सैंपल समझ आ गई। इजी सैंपल के लिए भी मिनिमम पॉइंट है और मैक्सिमम पॉइंट है, और डिफिकल्ट के लिए भी सिर्फ 3 का फार्मूला। अगर इधर 50 आइटम होते तो मिनिमम सैंपल कितना चाहिए था? डिफिकल्ट सैंपल के लिए 150। समझ आइए आप लोगों को। जब ये सैंपल इस तरह होगा तो आप देखिए इससे क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी। जितना ज़्यादा सैंपल होगा उतनी स्टैंडर्ड डेविएशन, एरर के चांसेस कम होंगे। अब यहाँ आ जाए, आइटम के ज़्यादा होने से आइटम का डायरेक्ट रिलेशनशिप भी है रिलायबिलिटी के साथ, वो हमें पता है। आइटम के ज़्यादा होने से सैंपल ज़्यादा होता है, सैंपल के ज़्यादा होने से डायरेक्ट रिलेशनशिप देखिए हमने अभी, ये भी देखिए। आइटम ज़्यादा, सैंपल ज़्यादा, सैंपल ज़्यादा, आइटम कम, सैंपल कम, सैंपल कम, ठीक है। आइटम कम बट आपने सैंपल ज़्यादा ले लिया है, ठीक है। उससे क्या होगा? फिर भी रिलायबिलिटी कम नहीं ज़्यादा रहेगी। सैंपल ज़्यादा हो गया ना उस कंडीशन के ऊपर भी। आइटम कम बट आपने बाई चांस सैंपल ज़्यादा ले लिया है, फिर क्या होगा? रिलायबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी, क्लियर। आप इससे देखें, आइटम ज़्यादा, सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन, आइटम ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी, एरर कम होगा ना। एरर कम होगा तो रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। सैंपल ज़्यादा होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी, तो याद रखिएगा ये कॉम्बिनेशन है। मैं कोई कॉम्बिनेशन भी पेपर में पूछ सकता हूँ। तो पेपर यहाँ हमने जो रिलायबिलिटी देखी है, देखिए इसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन देगी, कभी आप मीन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी देगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 0 के करीब होनी चाहिए। इट्स मीन कि आपकी स्टडी में एरर कम है। जितना 1 के करीब या 1 से ऊपर जाती है तो इसका मतलब आपकी स्टडी में एरर
ज़्यादा है। जितनी जीरो के करीब होगी उतना एरर कम होगा, जितनी जीरो से दूर जाती जाएगी उतना एरर ज़्यादा होता जाएगा। ज़्यादा एरर के साथ भी रिलायबिलिटी आती है। देखें रिलायबिलिटी आ गई है 0.97, बट इसके स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो उसमें समथिंग रॉन्ग, तो इसका मतलब है एरर के साथ भी रिलायबिलिटी बढ़ सकती है ना। कहीं आपने कंफ्यूजन की है? क्लियर ये वाला रिलायबिलिटी का फार्मूला क्या डाउन होगी। आइटम ज़्यादा ले लिए हैं, सैंपल भी आपको ज़्यादा लेना चाहिए था, वो आपने कम ले लिया, तो उससे क्या होगा? डेफिनेटली रिलायबिलिटी डाउन हो जाएगी। दिमाग से सोचे, डायरेक्ट रिलेशनशिप सैंपल के कम होने से रिलायबिलिटी डाउन है, ऐसा ही है ना। इन डायरेक्ट वे में आपको बताया, डायरेक्ट वे में बताया पेपर में, ठीक है। तो ध्यान से दिमाग से सोच लीजिए, कोई मुश्किल है इसमें? अब रिलायबिलिटी ठीक है, 2 से बता। आप एक बार फार्मूला करो, कोरिलेशन कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब कोरिलेशन का रूल सुन लें। कोरिलेशन मैंने करवाई थी बेटा आप लोगों को, नो कोरिलेशन मैंने लास्ट क्लास में बहुत बेटा, उससे पहले मैंने डिटेल में बताई थी आप लोगों को। पहले लेक्चर सुने जाके, उसमें कोरिलेशन जहाँ मैंने एक्सप्लेन की है वहाँ मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। कोरिलेशन क्या होती है? दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल में रिलेशनशिप होता है। आपकी स्टडी में कितने वेरिएबल्स हैं? मैक्सिमम 3 है या 4 है, व्हाटएवर जितने मर्जी हैं वेरिएबल्स हैं, वहाँ IPDV। अब हमने कोरिलेशन रन करनी है। जब रिलायबिलिटी अच्छी होती है तो अगला एनालिसिस, अगर रिलायबिलिटी डाउन हो 0.5 से नीचे हो तो आप ये एनालिसिस हम जो भी करने जा रहे हैं, जितने एनालिसिस हैं वो यूजलेस हैं। ऐसा ही है ना, वो तो हाइपोथेटिकल टेस्टिंग है। जब आपकी रिलायबिलिटी डाउन है तो आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, मगर उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि एरर आपकी स्टडी में रिलायबिलिटी डाउन है। हाँ, रिलायबिलिटी हाई होगी उसके बाद भी हाइपोथेसिस के ऊपर डाउट होता है कि जो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद भी तो रिलायबिलिटी डाउन होगी, तो फिर तो हाइपोथेसिस क्वेश्चनेबल है। फिर आपने जो किया है वो क्या होगा? टाइप एरर 1 या टाइप एरर 1 ये होता है जब आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना हो तो रिजेक्ट हो जाए। टाइप एरर 1 ये एरर की वजह से होता है कि जहाँ एक्सेप्टेंस देनी हो वहाँ रिजेक्शन मिल जाए, लोगों ने गलत फिल कर दिया, ये एरर आ गया, ऐसे ही हो गया ना। और टाइप एरर 2 क्या होता है? जब रिजेक्शन होनी हो तो वो एक्सेप्टेंस आ जाए, आपका हाइपोथेसिस जहाँ एक्सेप्ट होना हो वहाँ रिजेक्शन मिल जाए। दिस इज टाइप एरर 1। टाइप एरर 2 क्या होता है? जहाँ रिजेक्ट होना हो वहाँ एक्सेप्ट हो जाए ड्यू टू एरर। तो क्या होगा? ये टाइप ऑफ द एरर है, अभी हमने पढ़े थे। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप देखते हैं, ऐसे ही है ना। हम अज्यूम कर लेते हैं वेरिएबल होते नहीं है, हम इनको IPDV अज्यूम कर लेते हैं, वैसे होते नहीं है। IPDV में पहला कर लेते हैं जी, बेसिकली IPDV पे कर लेते हैं सेल्फ एस्टीम एंड डिप्रेशन, इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है। हाइपोथेसिस ये देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्फ एस्टीम एंड डिप्रेशन, ऐसा ही है ना, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। अब हुआ है इसमें ये होगा कोरिलेशन में सिंपल आप रन करेंगे तो, बट मैंने आपको कहा था वेरिएबल की नेचर चेंज होने से, अगर आपको मैंने पहले बताया वेरिएबल की नेचर चेंज होने से पूरा एनालिसिस चेंज हो जाता है, ऐसे ही था ना। तो कोरिलेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं जो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती हैं, वेरिएबल की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि वेरिएबल की नेचर क्या है, ठीक है। रिग्रेशन की नेचर हमने पढ़ ली थी, बट कोरिलेशन की नेचर नहीं पढ़ी थी। पढ़ लें बाईवेरिएट, ये बाईवेरिएट आप अभी जाएंगे, इसमें जाओ बेटा, इसे क्लिक करो, एनालाइज पे क्लिक करो, एनालाइज क्लिक करो, एनालाइज में जाएं, यस, और ये देखिए नीचे है कोरिलेशन का ऑप्शन, यस, इसमें देखिए यार, मैं छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, यहाँ 3 छोड़ दो बेटा, यहाँ 3 है बाईवेरिएट, पार्शियल कोरिलेशन, और इसी के अंदर पॉइंट बाय सीरियल, इसी के अंदर बाय सीरियल होगी। क्लियर? बाईवेरिएट कोरिलेशन कब लगती है? सुन लिया, जब बाईवेरिएट कोरिलेशन कब लगती है? जब आपका दोनों वेरिएबल कंटिन्यूस हो, जब आपके दोनों वेरिएबल कंटिन्यूस हो, स्केल्स हो, तो कौन सी कोरिलेशन लगती है? बाईवेरिएट कोरिलेशन। और पार्शियल बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले पॉइंट बाय सीरियल पढ़ ले। अगर आपका कोई एक वेरिएबल स्पेशली IV डिकोटोमस हो जाए, क्या हो जाए?
ऐसा स्केल जिसके दो रिस्पॉन्स हो, ऐसा ही है ना, डायकोटोमस उसको स्केल कहते हैं। और कंटिन्यूस स्केल किसको कहते हैं? जिसके 5 लिकर्ड स्केल हो, 2 से ज़्यादा रिस्पॉन्स हो, वो कंटिन्यूस स्केल होता है। अगर दोनों कंटिन्यूस है तो बाइवेरिएट कोरिलेशन। अगर एक स्केल इनमें से डायकोटोमस हो जाए, दूसरा स्केल क्या हो जाए? कंटिन्यूस हो जाए। तो यहाँ देखिएगा, इसको अगर ये डायकोटोमस हो गया है, डायकोटोमस कौन सा स्केल होता है? इसकी 2 रिस्पॉन्स होते हैं। अब 2 रिस्पॉन्स में 2 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, ये डायकोटोमी कहलाता है। क्या कहलाता है? 2 तरह के डायकोटोमी होते हैं, ठीक है। अभी वैसे तो इसकी काफी टाइप्स हैं, 2 तरह की। एक होती है फोर्स डायकोटोमी, एक होती है फोर्स डायकोटोमी, एक होती नेचुरल, नेचुरली बनी होती है। जैसा कि नेचुरल आप ऐसा कह सकते हैं, लाइव एंड डेथ, 2 ऑप्शन आपके पास। कैटेगोरिकल वेरिएबल है आपका, इसमें ऑप्शन क्या है? लाइव एंड डेथ, और ऑप्शन ही नहीं है, बाय लॉ है। नेचुरल है ना, ऐसा ऑप्शन जो बाय लॉ है। अगर बाय लॉ चीज बनी हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल या बाय लॉ कहते हैं, ठीक है, इस डायकोटोमी को। और ये कौन सी डायकोटोमी है? फोर्स। इसे ट्रू डायकोटोमी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल डायकोटोमी को दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं? ट्रू डायकोटोमी, ठीक है। और जो फोर्स होती है, ये फोर्स वाला कैसा? सम टाइम हम ऐसे ऑप्शन बनाते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल पे जो खुद से इंसान सेलेक्ट करता है। वो कौन से होंगे? जैसे आपकी क्लास में मैं सैंपल लूँ, आपकी क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी, आपकी क्लास में डल स्टूडेंट भी है। मैं आपकी क्लास में 2 का सैंपल दे दूँ, इंटेलिजेंट एंड डल। ये कैटेगरी मैंने खुद से जनरेट की है ना, बाय लॉ तो नहीं है ना, खुद से जनरेट की। इसके अलावा और भी कर सकता हूँ, क्लास में एवरेज भी कर सकता हूँ, फिर डल के आगे टाइप्स भी कर सकता हूँ। ये जो मैं टाइप बना रहा हूँ, ये बाय लॉ है? नो, बाय लॉ मीन्स नेचुरल है? नो। तो इसका मतलब मैं हाथ से खुद से बना रहा हूँ ना। जब ऐसा डायकोटोमस वेरिएबल बनाया जाए जो हमने बनाया हो अपने सैंपल के ऊपर, जैसे मैरिड एंड अनमैरिड, और भी तो बन सकता है ना, डिवोर्स भी बन सकता है, सिंगल भी बन सकता है, सेपरेटली विद पेरेंट्स, सेपरेटली विदाउट पेरेंट्स। कि जब आप कैटेगरीज बनाते हैं, ये आप अपने से बनाते हैं, फोर्सफुली बना रहे होते हैं। जब इस तरह का वेरिएबल हो या इस तरह का वेरिएबल हो, तो लगती है यही वेरिएबल जो होता है अगर डीवी बेशक कंटिन्यूज हो। फोर्स डायकोटोमी हो तो पॉइंट बाय सीरियल लगता है, ट्रू डायकोटोमी हो तो बाय सीरियल। पॉइंट बाय सीरियल एंड बाय सीरियल कोरिलेशन कब लगती है? जब ये वेरिएबल आपका आईवी हो कैटेगोरिकल तो बाय सीरियल, तो पॉइंट बाय सीरियल, और ये वेरिएबल हो तो बाय सीरियल। इसको एंडी ग्रिड की बुक पे जाकर देख लीजिएगा, जो कंफ्यूज हो रहे ना कि ट्रू डायकोटोमी हो तो कौन सी बाय सीरियल लगती है, और ट्रू हो तो बाय सीरियल, है ना। इसको देख लीजिए जाके, इस कॉन्सेप्ट को मैंने बड़े अच्छे बाद रिवाइज किया है। आप इसको जाके एंडी ग्रिड की बुक्स में या गूगल में डाल के देख लो, गूगल में आ जाएगा, क्लियर। तो बाय सीरियल और पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन की टाइप्स है, एक ही नाम है। तीसरी टाइप्स है पार्शियल कोरिलेशन। कौन सी कोरिलेशन है? आईवी-डीवी। जब आईवी-डीवी की कोरिलेशन हो तो हमने यहाँ देख ली, कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा, तो कौन सी कोरिलेशन लगेगी? बाइवेरिएट। ये ट्रू डायकोटोमी होगा तो बाय सीरियल। अगर ये फोर्स डायकोटोमी होगा, ऐसे ही है, इसलिए एक मिनट का कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल्स है, आईवी-डीवी है नहीं, मैंने एज्यूम करवाया हुआ है, सही है ना। तो तीसरा है पार्शियल कोरिलेशन। जब बाइवेरिएट या कुछ कोरिलेशन हो, आईवी और डीवी व्हाटएवर, दोनों में से कोई कोरिलेशन भी हो, 2 वेरिएबल्स हैं। अब इसमें से कोरिलेशन आ रही है, सेल्फ स्टीम के ज़्यादा होने से क्या हो रहा है? डिप्रेशन हो रहा है, ऐसा ही है ना। मैं कहूँ ये डिप्रेशन जो है किसी थर्ड वेरिएबल के कंट्रोल होने से चेंज हो जाता है। जैसे जेंडर, जेंडर यहाँ बीच में आ गया, ट्रायंगुलेशन बन गई है ना जेंडर। अब देखिए यही रिलेशनशिप मेल में और होगा, फीमेल में और होगा। इसका मतलब थर्ड वेरिएबल के आने की वजह से क्या हो रहा है? एक में पॉजिटिव हो रहा है, एक में नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब ये इसको इफेक्ट कर रहा है। जब ये इफेक्ट कर रहा है तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, इससे रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? कोरिलेशन में इन दोनों में ऑप्शन नहीं है कंट्रोल करने का। पार्शियल कोरिलेशन में इसी तरह 2 वेरिएबल को प्लेस करते हैं और एक वेरिएबल जो इफेक्ट कर रहा है उसे कंट्रोल कर लेते हैं। पार्शियल कोरिलेशन में वो जो कंट्रोल किया थर्ड वेरिएबल होता है, इस कोरिलेशन को क्या कहते हैं? पार्शियल कोरिलेशन। अगर ये रिग्रेशन में कंट्रोल हो तो मैंने आपको बताया था उसमें
टी टेस्ट में एनोवा में कंट्रोल हो तो मनोवा और अमकोवा की रिएक्शन बताई थी ना, हम उधर जाकर पढ़ेंगे। तीनों टाइप्स क्लियर कोऑर्डिनेशन की। अब एसपीएसएस में याद रखिएगा, ये तो मैंने आपको स्टैट्स में समझाई है, पेपर में आएंगी, ये देख लीजिएगा जाके ध्यान से। क्लियर, ये देख लीजिएगा जाके दोनों में डिफरेंस। मैं कंफ्यूज हूँ तो देख गूगल से देख लीजिएगा, पेपर में आएगा। ठीक है, कोरिलेशन में कोरिलेशन बाइवेरिएट क्लिक करो बेटा, बाइवेरिएट पार्शियल कोरिलेशन, इसी के अंदर बाइसीरियल है, जो बाइवेरिएट का ऑप्शन मैंने क्लिक किया, इसी के अंदर पॉइंट बाइसीरियल है, इसी के अंदर बाइसीरियल है। आपका वेरिएबल कैटेगोरिकल हो, आपका वेरिएबल कंटिन्यूस हो, आप यहाँ से उठा के उसका टोटल यहाँ पुट कर देते हैं, वो खुद ब खुद समझ जाता है कंप्यूटर। क्लियर, तो यहाँ कंफ्यूजन की जरूरत, मगर आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर एमसीक्यूज पेपर में आएंगे कि बाइसीरियल कब लगती है, पॉइंट बाइसीरियल कब लगती है। क्लियर, सारा पेपर इसमें होता है। यहाँ आपने टोटल ऐड करना होता है सेल्फ स्टीम का एंड डिप्रेशन का, ऐसा ही है ना वो। और ये कुछ फार्मूले हैं जो कि हमें देखने हैं। पीएसएन कब लगता है, जब आपका आईवी कंटिन्यूस हो, डीवी भी कंटिन्यूस हो, ऐसा ही था ना। या फिर वही वाली कंडीशन पॉइंट बाइसीरियल वाली। ठीक है, ये खुद ब खुद इससे ऑटोमेटिक, अगर नाम क्लिक करेंगे खुद ब खुद एसपी से समझ जाएगा। और ये कैंडल्स ताऊ बी, ठीक है, ये क्या चीज है, जब आपके दोनों वेरिएबल्स, जब आपके दो वेरिएबल्स हैं कोरिलेशन में, दोनों ही कैटेगोरिकल है, दोनों वेरिएबल कैटेगोरिकल मीन से फोर्स वेरिएबल हो सकता है, फोर्स डायकोटमी हो सकता है, या ट्रू डायकोटमी, दोनों ही कैटेगोरिकल हो तो किस ऑप्शन को क्लिक करना है, इसको। यहाँ लिखने की जरूरत है, यहाँ पुट कर देना है। अगर दोनों कैटेगोरिकल है इसको क्लिक करना है, अगर दोनों कंटिन्यूस है तो, अगर एक कंटिन्यूस है कैटेगोरिकल है फिर इसको क्लिक करना है। पियरसन का दोनों ही, और स्पीयरमैन और पियरसन एक ही फार्मूला देते हैं, इनका आखिर में जवाब एक ही आता है। तो बाय डिफॉल्ट एसपीएसएस में पियरसन का ऑप्शन है। टू टेल एंड वन टेल, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, खुद ही एसपीएसएस में सेट की हुई है। जब आएगा रिस्पॉन्स, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताई थी आप लोगों को। वन टेल एंड टू टेल, मैडम तो नहीं आई बात, चले बस इसको बाद में जा